So good morning to all of you. Welcome you back to our classes. आज हम लोगों का मोशन का लेक्चर नंबर 15 है, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। इससे पहले के क्लासेज में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें भी दो केसेस थे, फ्री फॉल था, वर्टिकल प्रोजेक्शन था, एंड देन ग्राफ। सो ग्राफ में हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर्स अपलोड किए शायद। सो ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने कितने तरह का ग्राफ मोस्टली हमें जानना चाहिए। ग्राफ के एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एंड हाउ टू कन्वर्ट from one form of graph to another form of graph, like displacement versus time graph to velocity versus time graph। तो ये सब हम लोग कैसे कर लेते हैं, ये सारे अब तक के पहले के सारे वीडियोस में हम लोगों ने अपलोड किया है या हम लोग पढ़ चुके हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते होंगे, है ना। क्वेश्चंस मैंने जो सेंड किया था वो मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, पर अभी भी बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं किए, है ना। तो जस्ट अटेम्प्ट इट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी आप लोग आचार्य लाइब्रेरी में अपलोडेड है, यू कैन वॉच ओवर देयर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 1। बिफोर दैट वी विल रिवाइज आवर प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ ग्राफ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में कुछ बहुत ज्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, पर हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और वो ये है कि लेट सपोज अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया ऐसा और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एसटी ग्राफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पर दो तरह का ग्राफ बनाए जाते हैं। पहला ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो कि इंक्रीजिंग होगा, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी चेंजेस कंटिन्यूअसली। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपका वेरी कर रहा है, ओके। इट मींस ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, या अदर वे टू कन्वे इज द स्लोप। इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि इसके हर एक पॉइंट पर जो स्लोप होगा दैट विल बी द कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होगा, थीटा कांस्टेंट है ना। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्स एक्सिस के साथ हमेशा सेम एंगल बनाएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा, इफ स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमेशा आप याद रख लीजिए कि अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा। चाहे वो स्ट्रेट लाइन कुछ भी रहने दीजिए, ऐसा सिंपल हॉरिजॉन्टल रहने दीजिए, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, सिंपल कंसेप्ट। सो स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमें कहां से पता चला, स्लोप से। अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इनटू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हियर इट इज वेलोसिटी एंड हियर इट इज टाइम, ओके। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा है, सो कांस्टेंट ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इट कैन बी सिंपली ड्रॉन straight line parallel to the t. Yes, straight line parallel to the x axis या टाइम, ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट, ग्रेट। इसके बाद अब एज्यूम करिए कि अब ये इसके बारे में भूल जाइए, ये जो पोर्शन है इतना दूर भूल जाइए। स्टार्ट करिए कि अब अगर ये आपके पास नया क्वेश्चन, हियर इट इज द नेक्स्ट वन, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना हो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। जस्ट इमेजिन करिए ये हो गया आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
नाउ टेल मी कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या इसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 0. 0. दैट्स ग्रेट। एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो सिंपली यहां पर बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन। खत्म बात। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, सो thus we can convert, you can see कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिया गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। कर्व वाला आदित्य अभी हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कर्व को हम ऐसे सिंपल एक लाइन में मैं समझा नहीं सकता, उसके लिए आपको यू विल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट। कर्व को कन्वर्ट करने के लिए आपको स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें ऑब्जर्व करते हैं। देन वी कैन कन्वर्ट अ कर्व इनटू अ डेट वैल्यू। सो फिलहाल आज के लिए हम लोग मतलब क्लास 9 के लिए यही काफी है कि आप स्ट्रेट लाइन का जो कर्व है उसी को आप कन्वर्ट कीजिए। बाकी का कर्वेचर होगा वो आप पहले मैथ्स में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मैथ्स में इधर फिजिक्स में बता दूंगा। जी सर, अगर हमको दे दिया ST से AT में बनाने के लिए तो सर पहले VT बनाएंगे उसके बाद AT बनाएंगे। सॉरी फिर से सर दे दिया हमको ST से सर AT में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो सर पहले VT बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल आपको VT में, अब देखो बनाने की जरूरत नहीं, अब ये तो कॉमन सेंस है ना, मतलब यहाँ से आप देख करके बता नहीं सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। खत्म। अब इसी का हम लोग थोड़ा दूसरा केस देख लेते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक ग्राफ दिया गया, दैट इज आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है। ये आपका हो गया y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर टाइम एंड जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का है। नाउ ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में सर, रेस्ट में है ना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। दिस विल गिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो गया, सारे के सारे 0 हो गए, खत्म बात हो गई। मेरी बात समझ में आई? तो ये ग्राफ से अपने को आइडिया लग जाएगा कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन 0 है, इसका स्लोप भी 0 है, इसका स्लोप क्या होगा? दैट स्लोप इज इक्वल टू आल्सो 0, स्लोप 0। अब अगर मुझे ये ग्राफ दे दिया जाए तो मैं क्या डायरेक्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली मेक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फ्रॉम हियर। सी, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर टाइम, सो हमें 0 एक्सेलरेशन बनाना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? नॉर्मली बस सिर्फ x एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी कुछ इसी तरह का आएगा। आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ वेलोसिटी लिख दीजिए, वैल्यू विल बी सेम, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कन्वर्जन। अब ये स्ट्रेट लाइन ही आपके काम का चीज है, ये तो सिंपल वाला है ना। और अगर ऊपर नीचे वाला रहा तो उस दिन के क्वेश्चन जैसा, किस दिन के क्वेश्चन जैसा। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम लोग क्लास छोड़ के और वापस से तुम लोग उनको यही करवाओ। अगर आपको दिया गया है 2-3 कॉम्बिनेशन आपको दे दिए गए, 2-3 कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि लाइक आपका ग्राफ कुछ पहले इंक्रीज करता है एंड देन कांस्टेंट हो जाता है एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग, कुछ इस तरह का रहता है ना। और ये ग्राफ आपका शो कर रहा है लेट से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ,
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सो आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे? लेट सपोज कि आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कर लीजिए इसको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसका? तो पहले नामकरण कर दीजिए। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। और इसको कुछ ना कुछ तो इसका टाइमिंग भी देना पड़ेगा कि ये किस किस टाइम पर कहाँ पहुंचा है। लेट्स से दिस इज T1, T2 एंड T3, है ना। इनका कुछ नामकरण कर देते हैं, T1, T2 एंड T3। सो हमें ये दिख रहा है कि A से B तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कुछ ऐसा। दैट मीन्स कि फ्रॉम A to B योर वेलोसिटी विल बी व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? जीरो। एक चीज समझ में आया? B to C वेलोसिटी आपका क्या है? जीरो, है ना। अच्छा, सामने टाइम भी लिख लीजिए, ये क्या होगा? 0 to T1। वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 ही होगा। और ये कहां से कहां तक होगा? T1 से लेकर के T2 तक। सिमिलरली C to D पार्ट में देख लीजिए, C to D में क्या है? अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, विल हैव सम वैल्यू बट वी डोंट नो हाउ मच इट इज। वो तो अपने को डेटा दिया जाएगा तब पता कर सकते हैं। बट एक्सेलरेशन अभी भी आपका क्या है? 0 है। 0। और टाइम कहां से लगेगा? T2 से लेकर के T3, है ना। सो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ सब जगह स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो आप यू कैन सी कि आपका जो एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज 0 हो रहा है। सो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, बात ही खत्म हो गया। सीधे एक ही लाइन बनेगा, वो भी 0 पर। बस रह गया कि वेलोसिटी आपका वेरी करेगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि वेलोसिटी आपका कैसे बढ़ रहा है। हाँ, वही तो दिख रहा है ना कि अगर आपका ग्राफ कैसे भी बन जाए, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन बनता है तो वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगा या तो 0 होगा। और दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। खत्म बात, कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर शॉर्टकट हो गया अपने लिए। अब ये आप लिखते लिखते आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। अब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मार्किंग कर दिया, ये क्या हो गया? लेट्स से दिस इज T1 एंड दिस, अब पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक AB तक कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट लेट्स से कि ये हमारा कुछ वेलोसिटी आ गया, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कहां तक आया? T1 तक आया। आफ्टर दैट योर वेलोसिटी विल बी 0, B to C, मतलब टाइम T1 से लेकर के T2 तक आपका वेलोसिटी क्या है? 0। लेट्स से दिस इज टाइम T2, यहाँ तक वेलोसिटी 0 हो गया। एंड अगेन आपका वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ गया पॉजिटिव में C to D के लिए। कहां से? T2 से लेकर T3 तक के लिए। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं कि ये T1 से T2 आपका ये हो गया, दिस वन T1 एंड ये ड्रॉ कर दिया आपका T2। ठीक है, सो अगेन इसके बाद जो आपका ग्राफ बनता है ये फिर से एक कांस्टेंट लाइन ही बन रहा है। ऐसा कहां तक बनेगा? ये बनेगा T3 तक। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का आ गया। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया T2 और ये हो गया T3। मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन क्यों दिखा दिया है? क्योंकि यहाँ के बाद डायरेक्ट वो वैल्यू, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0, है ना। इसलिए सेम टाइम पर दो पॉइंट को मैंने अलग अलग दिखा दिया है। ओके, सो इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करिए कि यही ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड कर देते हैं और यहाँ से ये ग्राफ इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। इसका मतलब ये हमें क्या दिखा रहा है? इसका कुछ नाम दे दीजिए, CD, D पॉइंट। तो इस नहीं, D तो दिया हुआ है, E कर देते हैं। हाँ, टूटा फूटा ही रहता है। C से E तक ये क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी तो होगा और वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप निगेटिव है।
स्लोप नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब स्लोप ज्यादा होगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव बनेगा। तो यहीं पर T1 से लेकर के T2 से लेकर के T3 के लिए जो ग्राफ मैंने पॉजिटिव बनाया है वो अब मुझे बनाना पड़ेगा नेगेटिव में। तो ग्राफ नेगेटिव में कैसे बनेगा? देखो ऊपर नीचे का से जो ज़्यादा एक्सिस है दैट विल बी द पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, सो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए ये कुछ यहाँ पर आपका वेलोसिटी आ जाएगा T2 से लेकर के T3 तक, क्या नेगेटिव। ओके, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब ऊपर वाला ग्राफ ना बना करके हम लोग किसका बनाते हैं? डाउनवर्ड वाला ग्राफ बना देते हैं, फिर ऊपर वाला ग्राफ बनाते ही नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ होता ही नहीं, ये सीढ़ी जैसा ऐसा बन जाता। देखो सीढ़ी जैसा बनता है ना। और अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कहें तो वो तो डायरेक्ट जीरो ही बनेगा, खत्म। इसमें कोई डाउट रह गया ग्राफ में? और कुछ रह गया तो चलो ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, सब तो बता ही दिया। So let's begin our circular motion. कुछ पूछना नहीं है ना इसमें? और कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके, हिमांशु कोई तो आया ही नहीं था उस दिन, 2-3 लोग थे। तो सुमन था, कृष्णा अभिषेक था, अब अभिषेक आनंद भी लास्ट तक छोड़ के चला ही गया था। कन्वर्जन से शुरू हुआ था, अभिषेक आनंद छोड़ दिया था। उसको लगा कि अब तो आगे बिना काम का टॉपिक रह गया है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। श्री गणेश है आज, क्या है? सर्कुलर मोशन। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि टॉपिक हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या क्या करने वाले हैं। वैसे तो सर्कुलर मोशन आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में दिया नहीं गया सर्कुलर मोशन, बट हम लोग थोड़ा बहुत इतना कुछ जान जाएंगे। डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें। आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगा, है ना, कि ये फॉर्मूला होता है। डेरिवेशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ आप लोगों को क्लास 11th में मिलेगा, कैसे आया। ठीक है, सो डेरिवेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन में। टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक जो इसमें कवर करेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन इज डेफिनेशन। सर्कुलर मोशन कहेंगे किसको, डेफिनेशन क्या होगा, है ना। अगर आपको सर्कल क्लास 10th में पढ़ना है शायद जियोमेट्री में, या सर्कल का डेफिनेशन आप लोग पहले से जानते होंगे, तो बस वही चीज है आपका सर्कुलर मोशन। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना सर्कुलर मोशन में हम लोग सारा टर्म इस्तेमाल करेंगे विद एंगुलर, क्योंकि यहाँ पर जो वेरी करता है दैट इज एंगल के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं, है ना। जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इसका वेलोसिटी होगा, सब कुछ एवरीथिंग विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कुछ कुछ जो इसमें फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट पहचाने पड़ेंगे, मैं आपको बहुत ज्यादा उसमें बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज यू डोंट नो दैट वैल्यू, और उसको बताने में गया तो विल ट्राई कि अगर ऑफलाइन में अगर पॉसिबल होगा तो मैं बता भी दूंगा, पर अभी बताना इम्पॉसिबल है, समझ में नहीं आएगा। रीजन ये है कि उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं है, उसके बारे में आइडिया नहीं है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, या सिंपल कहिए कि एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा, तो वो मैं दोनों बता दूंगा। एक्सेलरेशन एंड फिफ्थ थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूंगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल force and sixth one is centripetal force. So मैं वो लगभग सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा जो आप लोगों को 11th में मिलेगा, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा।
So this will be the overall topic that we will cover during the circular motion, है ना? So इसमें से maximum तो हम लोग आज ही cover कर लेंगे. So let's begin. Start करते हैं with our first topic, definition of circular motion. Circular motion कहते किसको है? Definition के साथ start करते हैं. ठीक है? So let's start with definition. Circular motion. देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन को एक्चुअली पाथ के आधार पर डिवाइड किया गया है. मोशन का ये वो टाइप है विच इज बेस्ड ऑन पाथ, है ना? पाथ के आधार पर हम लोगों ने इस मोशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए थे. कौन कौन था वो? स्ट्रेट लाइन मोशन था, सर्कुलर मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन था, वाइब्रेशन था, है ना, मींस ऑसिलेशन. सो उसमें से ये एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? व्हेन अ बॉडी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन a body moving on circular path, moving on circular path, ये तो हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे, इतना तो जानते ही होंगे. When a body moving on circular path, then it is called as circular motion. Then it is called as circular motion. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बिकॉज आप जितना भी नेचर में मोशन देखेंगे जो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से है, वो मोस्टली आपको सर्कुलर मोशन मिलेगा, है ना? बहुत सारा जो मोशन है नेचर में वो आपको स्पॉन्टेनियस जो मोशन है, जो खुद से घूम रहा है कंटिन्यूअस, दैट विल बी कमिंग अंडर सर्कुलर मोशन. एग्जांपल के तौर पे मैं कह सकता हूं, है ना, कि मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो ये आगे चल के हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा इनके कंसेप्ट, वो आप यहां से समझ सकते हो कि आप पूरा ग्रेविटेशन में इस्तेमाल करोगे सर्कुलर मोशन. दूसरा, सिमिलरली मोशन ऑफ, आप कोई भी सेलेस्टियल बॉडी लीजिएगा वो आपका सर्कुलर मोशन ही मिलेगा. मून अराउंड अर्थ, ये हो गया. और थोड़ा सा, ये तो बड़े बड़े बॉडीज हो गए. थर्ड, जो आप सैटेलाइट प्रोजेक्ट करते हो, सैटेलाइट, ये भी अर्थ के मतलब अराउंड अर्थ, बिल्कुल अराउंड अर्थ, ये भी क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन ही कर रहे होते हैं अराउंड अर्थ. सैटेलाइट्स ही कर देते हैं. एस्ट्रॉइड का जो मोशन होता है ना, दैट इज नॉट एग्जैक्ट सर्कुलर, इट इज समथिंग लाइक पैराबोलिक. ये ऐसा होता है कि जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन किया एंड इट कम्स लाइक दिस वन. जैसे सपोज कि हियर इट इज अर्थ, मैं इधर मान लेता हूं कि ये अर्थ है, और यहाँ पर अगर कोई छोटा सा एस्ट्रॉइड इसके एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो ये इंटर करेगा तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, तब तो फिर अर्थ पे आएगा ही ना. इट्स जस्ट लाइक ए स्पाइरल, अ पार्ट ऑफ ए स्पाइरल आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इट इज लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन. ये कुछ इस तरह का पार्ट है ना. जो हम लोग चंद्रयान वगैरह जो भेजते हैं, या जो मंगलयान भेजते हैं, जो जा करके मंगल के सरफेस पर या मून के सरफेस पर जो सैटेलाइट उतरता है, आप नॉर्मल देख लीजिए ना कि एक एरोप्लेन उतरता है तो वो पहले पूरा चक्कर लगाता है एंड देन इट स्पाइरल, ये धीरे 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 स्लो करके ये अपने रनवे पर उतरता है. सो उसका भी मोशन कुछ ऐसा ही होता है ना. तो ये कुछ इस तरह का नहीं होगा, ये भी एग्जैक्ट सेम नहीं है. अगर कहा जाए तो वो गिरने से पहले अर्थ का पूरा 2-4 चक्कर तो लगा ही लेता है एटलीस्ट, है ना. तो अगर मैं बोलूं कि एस्ट्रॉइड का मोशन कैसा होगा, तो एस्ट्रॉइड कुछ इस तरह का आता है. पहला तो वो मोशन कंप्लीट करता है सर्कुलर, ऐसा कुछ आएगा, फिर धीरे 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 ये कम होते जाएगा
एंड फिर ये धीरे धीरे ऐसा आकर के इधर ऐसा कहीं स्ट्राइक कर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ द सडन वो आया और ये कूद गया, डायरेक्ट गिर गए धरती के ऊपर, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है ना, एंड व्हेन दे हैव वेलोसिटी दे विल नॉट डायरेक्टली फॉल ऑन टू द अर्थ। ये पहले अर्थ के ग्रेविटेशन में आएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे, फिर वो गिर जाते हैं। तो ये कुछ स्पाइरल पाथ होता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। ओके, वैसे देखा जाए तो मोशन ऑफ अर्थ भी एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है ना, इलिप्टिकल है, बट वी एज्यूम दैट, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मोशन ऑफ अर्थ, क्योंकि न्यूटन और गैलीलियो ने जो कुछ भी अपना कैलकुलेशन किया था, उन्होंने यही एज्यूम किया था कि अगर अर्थ का पाथ जो है वो इलिप्टिकल है, अगर मैं उसको मीन रेडियस मान लेता हूँ, इलिप्स कैसा होता है, एक साइड से चपटा होता है। इलिप्स का मतलब क्या है, कुछ इस तरह का होता है, जिसका एक मेजर एक्सिस होगा और एक माइनर एक्सिस होगा। दिस विल बी कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, जिसका लेंथ डायमीटर सबसे बड़ा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस, जो कि छोटा है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इनका कुछ मीन रेडियस मान लेता हूँ, जैसे ये जो माइनर एक्सिस है इनको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जो बड़ा है इनको थोड़ा छोटा कर दीजिए, एंड लेट्स मेक इट अ सर्कल लाइक दिस। अगर ऐसा मैं कुछ सर्कल बना लेता हूँ तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो रफली अराउंड वो आ जाएगा। तो अभी भी देखो बहुत सारे जो कैलकुलेशन है, मतलब जो हम लोग करते हैं, ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है। अप्रोक्सीमेशन इसमें क्या है कि हम इलिप्टिकल पाथ नहीं मानते, हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, है ना। जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन या फ्री फॉल के केस बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या मान लिया था, पहले ही मान लिया था कि एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which are based on approximation, और फिजिक्स इसी का नाम है। मतलब फिजिक्स में जब भी आप जाएंगे डेरिवेशन करने या आप साइंटिस्ट बनने या रिसर्च करने, सो आप कितना बढ़िया अप्रोक्सीमेट मानते हो, आप किस चीज को कितना अप्रोक्सीमेशन आपका करेक्ट है, इसी बात से आपका रिसर्च डिसाइड हो जाता है ना। आप जितने ज्यादा वेरिएबल रखेंगे, बहुत सारी चीजों को वेरिएबल करने लगेंगे, आपका रिसर्च फंस के रह जाएगा, यू कांट गेट इट अप। अब शुरू में ही समझो कि अगर न्यूटन का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन में, अगर न्यूटन शुरू में ही सब कुछ मान लिए होते, है ना, कि एयर रेजिस्टेंस भी आएगा इसमें, अर्थ का पाथ इलिप्टिकल ही रहेगा, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सोचो, वो कभी रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो एटलीस्ट आइडिया तो मिला। हाँ, ये बात अलग है कि आज के साइंटिस्ट भले उनको प्रोजेक्शन करना होगा तो वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे वो मोशन डेवलप होने लगा ना। वही चीज है कि हम डायरेक्ट, अगर आपको ग्रेजुएशन की चीजें मैं आपको डायरेक्ट 9th में बता दूं, तो क्या आप समझ पाएंगे, कभी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको समझ में भी आया कि नहीं आया। सो बेटर अप्रोक्सीमेशन इज अ गुड फिजिक्स। आप जितना अच्छा अप्रोक्सीमेट कर पाओगे वो उतना अच्छा रहता है ना। और वैसा भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि सब कुछ मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि ये है ही नहीं, तो फिर है ही नहीं, या वैसे चीजों को अप्रोक्सीमेट कर दिए जिससे कि वो सबसे ज्यादा वेरी कर रहा है, आप मास को ही अप्रोक्सीमेट कर दिए, तो ग्रेविटेशन तो गड़बड़ाएगा ही आएगा, है ना। तो अभी देखो अर्थ का शेप एग्जैक्ट सर्कुलर तो है नहीं, वो भी थोड़ा एप्पल जैसा है। अच्छा, एप्पल जैसा भी है तो अर्थ का शेप भी एग्जैक्ट ये इलिप्टिकल शेप भी नहीं है, एप्पल जैसा भी नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं ऐसा है। तो अगर आप अर्थ का भी शेप बनाएंगे तो कहीं पर पहाड़ नजर आएगा, कहीं पर खाई नजर आएगा, तो ये गोल एग्जैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा होगा अर्थ का शेप, है ना। तो ये सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
सॉरी, तो हमारा मेन मकसद ये है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ सॉरी, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हम लोग ये डिसाइड करें कि जो सर्कुलर मोशन होता है ये फिजिक्स का एक अप्रोक्सीमेशन है, और बोर्ड नहीं बहुत, दिख रहा है। सर हाँ आप हाँ कहीं लिख रहे हैं? अच्छा आगे आगे। बस बस बस, बहुत सारी जगहों पर ये जो सर्कुलर मोशन है ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। चलिए अब हम लोग बात, और एक एग्जांपल है जो कि आपको क्लास 12th में मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग केमिस्ट्री में जान चुके होंगे, यस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो सर्कुलर मोशन। यस, अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन ही होता है ना। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर फिजिक्स, है ना। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, when a body moving on a circular path, then it is called as circular motion. Okay, now क्या जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में जैसे पोजीशन को रिप्रेजेंट करते थे, क्या सर्कुलर मोशन में भी इज इट पॉसिबल कि हम लोग रिप्रेजेंट कर दें एक, जैसे उसमें हम लोग करते थे वैसा, कि हम लोग एक्स वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लें, एक्स वाई एक्सिस बना लें, और फिर वहां से हम लोग बता दें कि चलो ठीक है, लेट्स से कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो गया, ऐसा है ना। चलिए, और सर्कुलर पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिए कुछ 2-3 एक्सिस में। ये हो गया, दिस इज वन ऑफ योर एक्सिस, और ये जहां पर दोनों मिल जाएंगे डायमीटर, वही होगा हमारा सेंटर। सो हियर इट इज सेंटर, हमें अपना सेंटर मिल गया, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक आदमी होगा जो कि इस पाथ पर घूम रहा होगा। मान लीजिए कि वो आदमी स्टार्ट यहां से करता है, आदमी स्टार्ट इस पोजीशन से करता है, पोजीशन ए से, ठीक है, और ये रोटेट करना स्टार्ट करता है ऐसा। अब देखो इसका रोटेशन, जो इसका जो मोशन है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर दो चीज मैं बता दूं, ये जो डायरेक्शन है, अगर इस तरह का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन मिला, डायरेक्शन मिला, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आपका डायरेक्शन ऐसा मिला इस डायरेक्शन में, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब जैसे जैसे ये बॉडी मूव करते जाएगा, जैसे जैसे ये बॉडी मूव करेगा, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज ए वाई एक्सिस ऑल्सो। आप इसको वाई और एक्स एक्सिस के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, है ना। तो इसके हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, ऑब्वियसली होगा। एंड यू कैन वॉच ओवर हियर कि यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट तो लगेंगे ही लगेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लगेगा और वाई कोऑर्डिनेट लगेगा, है ना। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 2D मोशन। इसको हम लोग, इसीलिए हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पोजीशन को मार्क करने के लिए, पॉइंट करने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है ना। मैं मान लेता हूं कि इसके कोई एक पोजीशन को मैं मान लेता हूँ, इस यहाँ पर कुछ मैं मार्किंग कर देता हूँ कि ये जो पोजीशन होगा दैट विल बी अराउंड, यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया, और ये हो गया आपका
कुछ ऐसा। इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज x1 एंड दिस इज y। दो कोऑर्डिनेट हमें लगे, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक तो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन मेथड, कि आप इसके हर एक पॉइंट को x1 y1 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यू कैन सी दैट कि एक ही x के वैल्यू के लिए ये दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एक y भी आ गया। तो आपने जो कोऑर्डिनेट मेथड से जो रिप्रेजेंटेशन किया है, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन मेथड। द अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज पोलर मेथड। हम सेम पॉइंट को एक और मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस। मान लीजिए कि ये है, इससे पॉइंट का डिस्टेंस, और इसको हम लोग मान लेंगे r एंड इट विल फॉर्म एंगल थीटा। ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। तो दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टू फॉर्म्स, यू कैन सी ओवर हियर। एक तो हो गया x, y, दूसरा क्या हो जाएगा कि ऑफ रेडियस r एंड एंगल थीटा, ऑफ रेडियस r एंड एंगल थीटा। दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। सो हम लोग जो सर्कुलर मोशन में जो इस्तेमाल करेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा पोलर कोऑर्डिनेट वाला। ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है देन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना, है ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स बहुत बढ़ने लगेंगे, x1 y1 x2। अब इसमें क्या है, आपका रेडियस हो जाएगा कांस्टेंट, और वेरी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा। यहाँ पर आपका वेरी क्या कर रहा है, x1 भी वेरी करेगा और y1 भी वेरी करेगा। So it is easy to use r comma theta, that is polar coordinate, than to use your Cartesian coordinate। ये कौन है, अभिषेक आनंद, क्या कर रहा है उधर, वीडियो ऑफ कर भाई। ठीक है। सो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे इन सर्कुलर मोशन। पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोगों को क्या होता है, एक तो आपका रेड, हाँ जी क्या हो गया सर? आ रहा है आवाज। ओके आदित्य, आपका नेटवर्क में इशू होगा। हाँ ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। सर हमको आ रहा है आवाज, सर अभिषेक को नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा था सर, अब आ रहा है सर, पहले सर नहीं आ रहा था। ओके अभी ठीक है ना? यस सर। ओके मैं ये बोल रहा था कि देखो, हमें क्या चाहिए होगा मोशन को स्टडी करने के लिए, हमें क्या चाहिए होगा, पोजीशन। जब तक हम लोग पोजीशन नहीं जान पाएंगे तब तक हम ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं जान पाएंगे, करेक्ट। बिकॉज मोशन स्टार्ट ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से। जब तक पोजीशन हम लोग नहीं जानेंगे तब तक मोशन के बारे में कैसे पता करेंगे। सो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो लीनियर मोशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था, दैट वाज द कार्टेशियन मेथड। कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते थे हम लोग, सही है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कार्टेशियन इस्तेमाल करते थे, एक्स कॉमा वाई। जो दूसरा मेथड जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज पोलर मेथड, या आप बोल सकते हो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। वहां पर क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, है ना। और पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, थीटा। सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। व्हाई दिस इज यूज्ड, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे जैसे ये बॉडी मूव करेगा इसका पोजीशन चेंज होगा। ऑफ कोर्स पोजीशन चेंज होगा तभी मोशन में होगा, और जब इसका पोजीशन चेंज होगा और आपने इस्तेमाल किया कार्टेशियन मेथड, तो यू कैन वॉच ओवर हियर कि इसके हर एक पॉइंट पर x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों चेंज हो रहा है ना। सो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा टू वेरिएबल, आपको क्या मिलेगा, टू वेरिएबल मिल जाएगा, है ना।
अपने को क्या चाहिए, जितना कम वेरिएबल हो सॉल्व करना उतना आसान होता है। ग्रेट। सो वी विल यूज पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग ये 0, थीटा इज इक्वल टू 0, ये थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, और इस सर्कल का रेडियस दैट इज r, ये हमारा r है सर्कल का रेडियस। तो ये इस थीटा इज इक्वल टू 0 इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके पोजीशन को हम लोग मार्क करते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पर है, बाद में ये बी पर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट वो ए से बी पर चला गया, इसका मतलब उसने कितना एंगल मूव किया, दैट इज एंगल थीटा। करेक्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं दैट थीटा इज कॉल्ड एज, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस Sir. थीटा। हाँ सर पोलर कोऑर्डिनेट सिर्फ सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे ना? हाँ, यहाँ पर हम लोग बेटर वे में इस्तेमाल करेंगे। यस यस सर। है ना, यहाँ पर हमारे लिए बेहतर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो एंगल मूव किया ना, जितना एंगल वो मूव किया दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए और भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बातें करेंगे, तो मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The next topic will be, that was the definition of circular motion. The next will be angular displacement, the second topic. Second, angular displacement. Angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? पहले तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं एंड देन एक्सप्लेन। सो पहला चीज समझ लिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। दूसरा समझ लिए कि हम लोग इसमें जो इस्तेमाल करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लगता है, हमें लगेगा एक रेडियस, उस सर्कल का जो पाथ है उसका रेडियस, और वो कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, रेफरेंस एक्सिस के साथ, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 वाला जो साइड है उसके साथ, है ना, वो लगेगा। सो आर कॉमा थीटा के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कहते हैं दैट इज द एंगल मूव्ड बाय a body। इसमें कोई इनिशियल और फाइनल वाला तो कुछ ऐसा लफड़ा नहीं रह गया है। हाँ, कितना वो एंगल मूव किया, एंगल मूव बाय a body moving on circular path, moving on circular path। circular path is called angular displacement, is called as angular displacement। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें, हाँ अभिषेक बोलो ना। अभिषेक, हाँ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एंगल में उसको represent कर सकते आते हैं उसके ऊपर भी आते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वेट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि ये मेरा एक सर्कल हो गया और ये सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इज, इसको हम लोग एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। इसके ये दो एक्सिस हो गए, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये कुछ हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये कुछ हो गया हमारा सेंटर, है ना। मैं 3 पॉइंट बनाता हूं। मान लीजिए कि कोई भी बॉडी ये मूव करना स्टार्ट कर देता है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, इनिशियली एट पॉइंट ए, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर,
एट t इज इक्वल टू 0। बाद में ये चला जाता है एट पॉइंट B एट t इज इक्वल टू t सेकंड के बाद या t1 सेकंड के बाद, है ना, ये t1 t इज इक्वल टू t1 मानता हूं। एंड थोड़े देर के बाद ये पहुंचता है t इज इक्वल टू t2 सेकंड पर, t इज इक्वल टू t2 सेकंड पर ये पहुंच जाता है एट पॉइंट C, ये C पॉइंट पर पहुंच जाता है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पोजीशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या बोलता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो भाई साहब है, ये जो सर्कल जो बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस कितना है। तो लेट्स डिफाइन इट्स रेडियस। पहले तो इस सर्कल का रेडियस हम लोग डिफाइन कर देते हैं, दैट रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, वी विल कंसीडर इट स्मॉल r। किस में मेजर करते हैं, ऑफ कोर्स रेडियस मीटर में ही मेजर किया जाए, ठीक है। सो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये तो हो गया A, और A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग लिखेंगे, दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, रेडियस कितना है r और थीटा कितना है 0, तो ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अगेन दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम, रेडियस हो गया आपका r, और लेट एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो भाई साहब एंगल मूव किए, दिस इज θ1, दिस इज θ1, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा θ1 से, ओके। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे, देखिए ये पॉइंट बना और ये कितना एंगल मूव किया। एंगल कहां से मेजर करते हैं ये तो पता है ना, एंगल हम लोग ऑलवेज मेजर करेंगे कहां से, जो रेफरेंस एक्सिस है यहां से, और ये हो गया, लेट्स से दिस इज θ2, ठीक है, ओके। तो दिस इज पॉइंट C, और इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज r, θ2। ये पॉइंट आई होप यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो। अब कंसीडर करिए कि इन द अबव एग्जांपल, जब A से B की तरफ जाता है वो, व्हेन फ्रॉम A to B, सो एंगल मूव्ड इज इक्वल टू कितना है, एंगल मूव्ड इज इक्वल टू θ1, थीटा। एंगल मूव्ड कितना है θ1 ना, और ये कैसे फाइंड आउट किया, इस पॉइंट का एंगल कितना है θ1, इस पॉइंट का कितना है 0, सो θ1 माइनस कर देंगे 0 किया, और ये अपने को आ गया कितना θ1, है ना। रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं तो रेडियन लिख दें, बाद में आते हैं ये ऊपर भी कि किस में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। टाइम इंटरवल हम लोग लिखेंगे, टाइम इंटरवल कितना लिख सकते हैं, 0 से लेकर के t1 तक। अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूं, सो t विल बी इज इक्वल टू 0 to t1 सेकेंड तक, ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया, ओके। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट B to C तक जाता है, नेक्स्ट पाथ जो हम लोग कंसीडर करेंगे B to C, ये पाथ है, पाथ A to B, ये पाथ B to C, अगेन ये सर्कुलर मोशन है, सो एंगल मूव्ड कितना हो जाएगा, एंगल मूव्ड कितना हो जाएगा बताइए, सर θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। सबको सुमन क्या ये क्लियर है, हिमांशु? यस सर। तो यहाँ पर एंगल मूव्ड कितना हो जाएगा θ2 माइनस θ1, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर सर इसका यूनिट क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? रेडियन। क्या सर? कहाँ से सर? ये डिस्प्लेसमेंट आते हैं उसके ऊपर, यूनिट के ऊपर भी आते हैं, है ना। अभी तो समझ लीजिए कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इसके लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, सर T1 T1 से से लेकर के T2। T2 तक। ये आप लोग समझ गए कि हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, है ना। कितना ये एंगल मूव किया ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर जाए, अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर θ2 - 0। फॉर अ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन सर जो मैक्सिमम एंगल बनेगा मैक्सिमम एंगल कितना बनता है? तो θ2। 360 डिग्री फॉर कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन को शॉर्ट में REV भी लिख देते हैं, वन रेवोल्यूशन। कभी कभी ये क्वेश्चन में देख लेना, शॉर्ट में REV लिखा जाता है। फॉर कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will be equals to 360 डिग्री और 2 पाई। ठीक है। सो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए एक घड़ी का सुई, है ना, देखिए प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग घड़ी के सुई को भी ऐड कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यहाँ पर सर बनता नहीं क्वेश्चन वैसे। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो मिनट हैंड है, जो सेकंड हैंड है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो बताइए कि अगर एक मिनट हैंड कितने देर में 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा? सर 60 मिनट में। 60 मिनट में। मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं। सर 60 मिनट में करेगा। 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में कर लेगा ना वो। यस सर। और सेकंड का? सर 1 मिनट में। 1 मिनट में करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि मिनट हैंड पूरे 1 घंटा लगता है उसको 360 डिग्री घूमने में, सेकंड हैंड को सिर्फ 1 मिनट लगता होगा पूरा 360 डिग्री घूमने में, और जो आवर हैंड है उसको टोटल 24 मिनट लग जाता होगा पूरा एक चक्कर लगाने में, कि 12 घंटा? 12 घंटा ही ना लगेगा। 12 घंटा में पूरा वो एक चक्कर लगाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन में फंसा देता है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर बीच बीच में कट भी रहा था और अब आ ही नहीं रहा है। आइडिया देखो, शायद आवाज नहीं जा रहा है क्या? अब आ रहा है सर। अब से ही नहीं आ रहा है। आ रहा है। अब आ रहा है। ओके, सो देखो वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ए से स्टार्ट किया, गोल घूमा, घूमते 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 फिर वापस कहाँ आ गया? सर ए पे ही। ए पर। दिस इज कॉल्ड एज वन रेवोल्यूशन कंप्लीट। सर और इस केस में सर ए से सी तक में तो सर θ2 ही ना रहेगा। क्या जी? ए से सी तक में तो मैक्सिमम उसका क्या एंगुलर बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट सर ए से सी तक में तो मैक्सिमम θ2 ही ना रहेगा। ए से सी तक ना, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में। यस सर। हमको लगा वन सर आप नहीं रेवोल्यूशन में पूछे थे इसलिए ए हम से बोले स्टार्ट θ2। करेगा और वापस ए पे ही आएगा, तभी तो बोलेंगे एक चक्कर लगा लिया। यस सर। सर यस सर। सर एक चक्कर किसको बोलते हैं? जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ जाइए, यस सर। है ना। सर हाँ एक क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछिए ना। सर वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 360 है ना। हाँ सर वहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होना चाहिए ना। नहीं, वो एंगुलर थोड़ी होगा लीनियर 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यस सर। चलिए ये भी पॉइंट यहाँ पर लिख ही लीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 360, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0।
अंतर समझिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। विल बी 0। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी, अगर डी पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट पर, तो बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर क्या बोले? अगर ए से स्टार्ट किया और डी पर चला गया, सर पाथ 180। पाथ एडी, 180। सबको पता है ये कि ये यहां से यहां तक का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज 180 डिग्री। सो आधा 180 ऊपर और बाकी का 180 नीचे, दोनों मिल करके बनता है 360। सो हाफ रेवोल्यूशन के लिए वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो पाथ एडी के लिए, पाथ ए टू डी जाने के लिए जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एज यूजुअल जैसे आप पहले करते थे, ये था फाइनल पोजीशन, ये था इनिशियल पोजीशन, यहां से इन दोनों को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने वाला ये है डायमीटर जिसका रेडियस है r और ये है r। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर 2r। 2r। लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 2r। ठीक है सर, हेमंत? सर एक हाँ बात पूछूं? हाँ जी। सर हेमंत जो बोला ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, सर हो तो सकता है 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता है ना। सर मान लीजिए एक साइड से देखेंगे तब ना 360 आ रहा है, सर दूसरे साइड से देखिए तो सर 0 ही तो रह रहा है, जहाँ था वहीं पे है। सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। सर आ रहा है किस, आपका आवाज? मेरा आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। हेमंत शायद आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ? नहीं हो सकता है वैसा। आप दूसरे साइड से देखेंगे, मतलब किस साइड से देखोगे? ऑब्जेक्ट तो मूव किया ना, ऑब्जेक्ट तो मूव किया ना। अगर आपने टाइमिंग बदल दिया, मान लीजिए कि एक चक्कर पूरा गोल घूमने के बाद वापस आने के बाद आपने t = 0 स्टार्ट, तब आप मानेंगे कि हाँ ठीक है फिर से 0 से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब नहीं सर, आप समझ गए, जैसे ही वो समझ चलना गए। स्टार्ट किया और आपने टाइम नोट करना स्टार्ट कर दिया, तब फिर 0 कैसे ले लेंगे? सर टाइम चेंज होगा तो होगा ही। हाँ टाइम आप अलग कर दीजिए, फिर से ये इस पोजीशन पर आया, तब आप कहिए कि नहीं अब आप यहाँ से मेरा टाइम स्टार्ट होता है, तो फिर से 0 हो गया वो। सर समझ गए। ठीक है, यस सर। ओके चलिए। सो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने पूछा कि ये 1 रेवोल्यूशन में अगर 360 डिग्री घूमता है, 1 रेवोल्यूशन में अगर ये 360 डिग्री घूमता है तो 1.5 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा? सो क्या करेंगे आप? इसके लिए आप देख लीजिए, अगर 1 रेवोल्यूशन में, ये 1 रेवोल्यूशन में, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं देन। देखिए मैं इधर 2-3 शेप बना देता हूँ और देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि 1 रेवोल्यूशन 1.5 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, ठीक है, और सर्कुलर पाथ में अगर पहले तो इसका एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, दिस इज पोजीशन ए। अगर ये 1 रेवोल्यूशन करता है, इफ 1 रेवोल्यूशन, तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगा गोल घूमते 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 ये पूरा ऐसा वापस आ जाएगा अपने ए पोजीशन पर। दिस विल बी द कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और बाकी का हाफ रेवोल्यूशन का क्या करेगा वो? फिर ये यहीं से स्टार्ट करेगा एंड देन इट विल कंप्लीट नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन, है ना। सो 1 रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में उसने जो एंगल ट्रेवल किया दैट वाज 360, और बाकी के 0.5 रेवोल्यूशन में कितना ट्रेवल किया? 180 डिग्री। सो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 1.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 × 54,
540 डिग्री एंगल टर्न। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं कि ये 1 रेवोल्यूशन है, ठीक है, बताओ इन 2 रेवोल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा? सर 720। 2 रेवोल्यूशन। 20। सब लोग समझ में आ रहा है? कृष्णा, हिमांशु, आप लोग आंसर नहीं करते हो कुछ भी। सर आ रहा है सर समझ में। 2 रेवोल्यूशन के बाद कितना हो जाएगा? कर सकते हैं ना। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 into 360 जितना वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक आ गया 720। सुमन बताएगा। सुमन बताओ 2.5 रेवोल्यूशन में कितना होगा? क्या करें? कितना आएगा? सर 900 2.5 into 360 900 आ रहा है पक्का? यस सर। पता नहीं है कितना आ रहा है जी। देखो 2 में तो हो गया 720 और इसमें जोड़ दीजिए 180। 7 और 1 8, 8 है 1 900। ठीक है, हो गया। तो क्या अगर आपको रेवोल्यूशन दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हो ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? यस सर। और ये आ रहा है अभी सब के सब डिग्री में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रेवोल्यूशन। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वो कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट, अच्छा क्वार्टर रेवोल्यूशन में कितना होगा जरा बताना? सर 90। यस सर 90। Important points of angular displacement Important point कौन कौन सा होगा इसमें? पहला the SI unit of, और यही यूनिट हम लोग को फॉलो करना है। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। अब बोलो इसमें क्या पूछ रहे थे आप लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। रेडियन होता है ना? रेडियन को शॉर्ट में इसको जो डिनोट किया जाता है, इसका जो सिंबल है, सिंबल इज RAD। ठीक है सर रेडियन कोई साइंटिस्ट होंगे? हाँ, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई रेडियन साइंटिस्ट वगैरह नहीं है, बस रेडियन कहा जाता है ना? और रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियन का मतलब हो जाता है मेनली written in the form of pi, written in the form of pi। पाई के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, है ना? सो पाई इज इक्वल टू कितना होता है? पाई इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कितना? पाई। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं? पाई बाय 180, पाई बाय 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं? यहां से हम लोग थीटा डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाय 180 इंटू थीटा डिग्री। ये आ गया आपका रेडियन में, और यही है फॉर्मूला, इतना रेडियन।
इसी फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। फॉर्मूला याद है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ठीक है, कुछ जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इस्तेमाल किया कि 360 डिग्री को बताइए कितना डिग्री हो गया। 360 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में कितना आएगा? 2 पाई। सब लोग आंसर कर दीजिए चैट में। पाई नहीं अगर सिंबल मिल रहा है तो पी आई लिख दीजिए। ओके आदित्य सही है। थीटा इज इक्वल टू, यस, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कैन बी रिटन एज, इन रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन होता है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बताइए कितना होगा? नाइन्टी डिग्री बताइए कितना होगा? सुमन, हिमांशु, 90 डिग्री तो हिमांशु पाई को बोलते हैं क्या? कैसे करेंगे? पाई बाई 180 गुणा कर देंगे किसके साथ? जिसको आपको कन्वर्ट करना है 90 को। 90 ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी का 180 पाई बाई 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके आदित्य, कृष्णा, हेमंत, हिमांशु, सुमन, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। कैसे निकाल लिया? ये निकाल लिया पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 60, 60 दिया 180, यह हो गया 5 बाई 3। तो वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, सारे एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी चीज हम लोग लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? इन द टर्म्स ऑफ पाई ही लिखेंगे। ठीक है, सो ये रहा आज का लेक्चर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज, जो इसका एसआई यूनिट होता है ये होता है रेडियन, डिग्री नहीं होता है, पहला मिसकंसेप्शन। दूसरा, ये सिर्फ आप जान लीजिए, पूछिएगा नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर a small angle, a small angle each vector quantity, vector quantity। ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी कौन सा? छोटा वाला एंगल के लिए, बहुत ही छोटा एंगल होगा उसके लिए ये जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल जैसे आप लोग लीनियर वेलोसिटी में पढ़ते थे वैसे ही आपको एंगुलर वेलोसिटी में भी पढ़ने को मिलेगा। वहां पर भी क्या था? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सब कुछ वही है, उसी से कंपेयर करके यहाँ पर सब कुछ आने वाला है। जो समझने वाला पॉइंट था वो यही था कि यहाँ पर हम लोग पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, दैट पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियस एंड एंगल। ठीक है सर, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगल, छोटा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल नहीं।
ऐसा नहीं कि 180 डिग्री घूम गया एंड दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, नो। वेरी अ स्मॉल एंगल इज ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सर सिर्फ स्मॉल एंगल क्यों? हाँ, फिर बोला था मैंने क्यों नहीं पूछना है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, बस इतना मैं बोला कि ये चीज आप पचा जाइए कि होता है ऐसा, लोग मानते इसमें जो सर निगेटिव डिनोट करेंगे वो क्लॉकवाइज तो हैं। हाँ, इसमें अब एंगल कैसे मेजर किया जाता है वो एंगल मेजरमेंट में बता दूंगा। चलो यहाँ पे आप मेजर कर ही लीजिए, 1 मिनट लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, ये वाला चीज, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, मतलब इस डायरेक्शन में अगर आपने मेजरमेंट किया, दिस विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो जो भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं वो मैक्सिमम किस में मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेथड से ही मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ से ए से स्टार्ट किया और घूमते घूमते बी पर आ गया। इसका मतलब ये आदमी पहले कहाँ था? ये आदमी पहले था ए पोजीशन पर, मतलब इसका पोजीशन कहीं यहाँ पर था, बाद में कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। सो एंगल मूव्ड इसके द्वारा जो होगा वो कौन सा होगा? वो हम लोग इधर से मेजर करेंगे, ये वाला ऐसा है, ये होगा, दैट विल बी द पॉजिटिव। और अगर आपने कहीं गलती से ऐसा मेजर कर दिया तो आपको ये लिखना पड़ेगा नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में आपको ये मेजर करना है, ये वाला नहीं करना। क्लियर? हम लोग मेजर ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग जब भी मेजर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर से लेंगे। सर हाँ, सर एक्चुअल में उधर करेंगे, लेकिन चला तो इतना ही डिग्री ना है, तो फिर ऊपर वाले को क्यों लेंगे? चला इधर से नहीं, वो आया इधर से, इस तरफ से घूम रहा है ना, ऐसा, और तब तो ऐसा ही लेंगे सर। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इधर से जाता तो ये वाला मेजर कर ले। पर एंगल मेजर करने का ये मेथड है, इसको हम लोग नेगेटिव मेजर करते हैं नॉर्मल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट पॉजिटिव होता है। ओके, सो दैट्स ऑल। बाय बाय एवरीवन। इफ एनीवन हैज डाउट, बाय सर। नो सर। नो सर। बाय सर। थैंक यू, बाय।